नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 19 यानी कार्यपत्रक संख्या 19 को। यह आपकी 21 अगस्त 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की वर्कशीट भी काफी इजी रहने वाली है, जिसमें हम ज्योग्राफी भूगोल का पहला चैप्टर संसाधन और विकास पढ़ना जारी रखेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे मृदा अपरदन की। मृदा अपरदन क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसको कैसे रोका जा सकता है, ये सब कुछ हम इसी वर्कशीट में समझेंगे। लेट्स बिगिन। चलिए शुरुआत करते हैं। मृदा अपरदन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मृदा क्या है। मृदा मतलब मिट्टी। मिट्टी क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी परत जो पौधों को उगने और बढ़ने में सहायता देती है, उसको बोलते हैं मृदा या फिर मिट्टी। ये एक प्राकृतिक संसाधन होता है और ये एक अनमोल संसाधन है। अनमोल इसलिए क्योंकि कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं और दूसरा ये कृषि का भी आधार होता है, इसलिए इसको हम एक अनमोल संसाधन कहते हैं। और इस मृदा संसाधन के साथ एक समस्या जुड़ी हुई है, वो समस्या है मृदा अपरदन। अब ये मृदा अपरदन क्या होता है? मृदा अपरदन का अर्थ होता है भूमि की सबसे ऊपरी परत जो मिट्टी है, उसका पानी के साथ बह जाना या फिर हवा के साथ उड़ जाना, उसको बोलते हैं मृदा अपरदन। यानी कि मिट्टी का जो कटाव है या उसका बहाव है, उसको क्या कहेंगे हम? मृदा अपरदन कहेंगे। चाहे वो पानी के साथ बह जाए या फिर हवा के साथ उड़ जाए तो मृदा अपरदन कहलाएगा। ये जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया है ये चलती रहती है, यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई नई समस्या है, ये चलती रहती है। जैसे मृदा के बनने और अपरदन की जो प्रक्रिया है आमतौर पे साथ साथ चलती रहती है। मान लीजिए अब हम कहते हैं कि मैदान का निर्माण हो रहा है, जो नदियां वो डेल्टा बना रही है। अब डेल्टा बना रही है तो वहां पर जो किससे डेल्टा बनेगा? मिट्टी का जमाव किया जाता है। अब मिट्टी कहीं अमेजन या फ्लिपकार्ट से थोड़ी ऑर्डर की जाएगी। कहां से आएगी मिट्टी? कहीं से तो उसका कटाव होगा, कहीं से कटाव होगा तभी कहीं से उसका कहीं पर जमाव होगा, यानी कटाव होगा तो निर्माण भी होगा। तो ये जो मृदा अपरदन की प्रक्रिया है ये हमेशा चलती रहती है और मृदा अपरदन होगा तो वहां पर मृदा निर्माण भी होता है। लेकिन इन दोनों में संतुलन होना जरूरी है, यानी कि गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर मृदा अपरदन है वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लग जाए तो इससे क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि मृदा एक जो अनमोल संसाधन है वो हम खो देंगे। ओके, और इसको हम कहते हैं मृदा की रेंगती हुई मृत्यु। यानी कि एक तरीके से जो मृदा है उसकी डेथ हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, हमारी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं रहती। अब जो मृदा है अपरदन है, वैसे तो प्राकृतिक तौर पर होगा तो वो संतुलन बना रहेगा, यानी कि जितना कटाव होगा उतना निर्माण भी होगा। लेकिन कई बार मृदा अपरदन है वो ज्यादा हो जाता है। किस कारण से होता है? जैसे जो मानवीय क्रियाएं हैं, जैसे वन उन्मूलन यानी कि पेड़ों की कटाई होगी। पेड़ों की कटाई करते हैं तो उससे मृदा अपरदन वो तेजी से होने लगता है। अब उसका क्या लेना देना? जो पेड़ होते हैं वो कई तरीके से मृदा अपरदन को रोकते हैं। एक तो जैसे बाढ़ जहां पर आती है तो वहां पर पेड़ की जड़ों के कारण जो मिट्टी का कटाव वो तेजी से नहीं हो पाता। ठीक। दूसरा ये कि जहां तेज बारिश होती है वहां पर भी पेड़ की जड़ होती है तो उसके कारण मिट्टी का तेजी से कटाव नहीं हो पाता। तीसरा जो शुष्क इलाके होते हैं जैसे राजस्थान हो गया, रेगिस्तान हो गया, वहां पर भी तेज हवाएं चलती है। तेज हवाओं को एक तो गति को धीमी करते हैं ये पेड़, दूसरे ये कि अपनी जड़ों के द्वारा मिट्टी को उड़ने से भी रोकते हैं। तो जहां पर वनस्पति यानी कि पेड़ है वो काटे गए, वहां पर मृदा जो अपरदन की प्रक्रिया वो तेज हो जाती है। तो पहला जो कारण है कि जिसके कारण मृदा अपरदन है वो तेजी से बढ़ता है तो वो है पेड़ों की कटाई। दूसरा इसका कारण है अति पशुचारण। अति पशुचारण मतलब पशुचारण समझते होंगे, पशुओं को चराना। कई सारे चरवाई समुदाय है जो अपने पशुओं को चराते हैं। अब पशुओं को चराना तो एक नेचुरल प्रक्रिया, कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन अति पशुचारण की जाए तो यहां समस्या पैदा हो जाती है। अति पशुचारण मतलब एक ही जगह पे जहां पे 10 दिनों तक चराना चाहिए वहां तक वो पशुओं को 30 दिनों तक लेकर बैठे हैं। उससे क्या होगा? पशुओं के जो पैर, जो खुर होते हैं, उनसे मिट्टी मुलायम हो जाती है। ठीक। अब जो मिट्टी मुलायम हो गई तो उसका हवा के साथ उड़ना या पानी के साथ बहना आसान हो जाएगा ना आसान। तो इससे क्या हुआ? मृदा अपरदन को बढ़ावा मिला। दूसरा ये कि अगर एक ही स्थान पर लंबे समय तक पशुओं को रखा गया, अति पशुचारण किया गया, तो उससे नई वनस्पति भी वहां पर पैदा नहीं हो पाएगी। घास नहीं पैदा हो पाएगा, नए पेड़ हैं वो नहीं वहां पर पैदा हो पाएंगे, नए पौधे हैं वो नहीं उग पाएंगे। इससे क्या है? एक और कारण बन जाएगा, यानी कि मृदा अपरदन भविष्य में भी तेजी से होगा। तो इसलिए अति पशुचारण है वो भी मृदा अपरदन का एक कारण है। इसके साथ साथ निर्माण कार्य आपने देखा होगा कि दिल्ली में अपने आसपास आप देखते होंगे कि जब कोई बिल्डिंग बनती है तो क्या होता है? वहां पर नींव वगैरह खोदी जाती है। ओके, इससे मिट्टी वहां की मुलायम हो जाती है। अब मुलायम मिट्टी है तो तेज आंधी आई तो तेज जो आंधी आएगी वो धूल भरी आंधी होती है ना, वो धूल कहां से आती है? कहीं से तो आती है ना। तो धूल है उसके साथ वो मिट्टी है उड़ जाएगी। तो निर्माण कार्य है उससे भी मृदा अपरदन होता है। ऐसे ही जो खनन कार्य होता है, खनन कार्य जैसे कुछ राज्यों की बात की जाए, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में कई किलोमीटर का मतलब 200, 300, 400, 500 किलोमीटर तक खान ही खान है।
जहां खनन कार्य किया जाता है। ये जो खुली खानें होती है, एक तो जब खुली खानी है तो उसके कारण मिट्टी है उसका अपरदन होता है, क्योंकि खुली खानी ऊबड़ खाबड़ जमीन होगी, पानी है वो एक ढाल से दूसरी ढाल की तरफ जाएगा, उससे मिट्टी का कटाव होगा। दूसरे ये कि उनसे जो धूल वगैरह निकलती है, यानी कि जहां ट्रैक्टर लगा लीजिए या ट्रक वगैरह चलते हैं, तो उसके कारण भी मिट्टी मुलायम हो जाती है और इससे भी मिट्टी का अपरदन होता है। जैसे आसपास के इलाकों में वो धूल जमी होती है। अब धूल कहां से आई? कहीं से तो उड़ के आई है ना, उड़ के आई तो वो क्या है? मृदा अपरदन है। तो ये कुछ मानवीय क्रियाएं होगी, जैसे वनों की कटाई हो गई, अति पशुचारण हो गया, निर्माण कार्य हो गया, खनन हो गया। इसके साथ साथ कुछ और कार्य भी है, जैसे अवैज्ञानिक कृषि है। अवैज्ञानिक कृषि क्या होती है? जैसे हम गलत तरीके से अगर कृषि करें, जैसे ये हमारा मान लीजिए कि रेत का टीला है, अब इसमें हम जुताई करें ऐसे ढाल के साथ, ठीक, ढाल के साथ अगर जुताई करेंगे तो क्या होगा कि अगर बारिश आएगी तो उसका पानी ऐसे बहता हुआ इन्हीं छोटी छोटी नालियों में नीचे आ जाएगा, तो मिट्टी का कटाव होगा, अपरदन होगा। अगर हम इसको ढाल के विपरीत अगर जुताई करें, समोच्च जुताई करें, तो इससे क्या होगा? मृदा अपरदन को रोका जा सकता है ना। तो अवैज्ञानिक जो कृषि है उससे भी मृदा अपरदन को बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ कारण हो गए जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। इसके अलावा प्राकृतिक कारणों की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कारण है बांध। जो बांध बनाए जाते हैं, बांध कैसे बनाए जाते हैं? जो बाढ़ को रोकने के लिए। तो बाढ़ को रोकने के लिए हम बांध बनाते हैं, तो उससे क्या होती है? बाढ़ नियंत्रित हो जाती है। तो जब बाढ़ आती है तो ये एक सबसे बड़ा कारण है, प्राकृतिक कारण है, जिसके कारण मृदा अपरदन होता है। अब बाढ़ आती है तो क्या होता है? बहुत सारा पानी आता है, और बहुत सारा पानी आता है तो कहीं पे जहां पे ऊंची जमीन होती है उसको अपने साथ बहा ले जाता है, तो इससे भी मिट्टी का अपरदन होता है, ठीक। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? बांध बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये कौन कौन से कारक हो गए, एक बार देख लीजिए दोबारा से, कि मृदा अपरदन के जो कारक है, पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, दूसरा अति पशुचारण, तीसरा निर्माण कार्य, चौथा आपका खनन कार्य, पांचवा आपका अवैज्ञानिक कृषि, और छठा आपका बाढ़। यानी कि इन सब कारणों से मृदा का अपरदन होता है। अब ये मृदा का अपरदन होता कैसे? ये या तो पवन करती है, या हिमनदी करती है, या फिर जल के साथ होता है। मिट्टी या तो पवन के साथ, हवा के साथ उड़ेगी, ठीक, या फिर जो हिमनदी क्या होती है? बर्फ की नदी कह लीजिए उसे, ग्लेशियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसके कारण भी मृदा का अपरदन होता है। या जो जल है, बहता जल, तेज बारिश हो गई, या नदियों का पानी जब बाढ़ आया तो उसके कारण मिट्टी का कटाव होता है। समुद्री तट की बात की जाए तो वहां पर लहरों के कारण मिट्टी का कटाव होता है। तो ये जो पवन है, जल है, हिमनदी है, नदी है, लहरें हैं, ये है मिट्टी के अपरदन के एजेंट। ओके, एजेंट समझ रहे हो ना, कारक है, इसके कारण हो रहा है ये जो अपरदन हो रहा है, ठीक। तो ये हो गए आपके एजेंट। तो यहां पर हमने कितनी चीजें समझी? एक तो ये कि मृदा अपरदन क्या है? भूमि की सबसे ऊपरी परत का हवा के साथ उड़ जाना या पानी के साथ बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। दूसरी चीज हमने समझी कि जो मृदा अपरदन है वो आमतौर पे चलती रहती है, उसमें एक संतुलन बना रहता है। कटाव होगा तो निर्माण भी होगा, लेकिन जब ये संतुलन बिगड़ जाता है, कब बिगड़ता है? जब मृदा अपरदन बहुत तेजी से होता है। अब तेजी से कब होता है? वो मानवीय क्रियाओं के कारण होता है मुख्य तौर पे, जैसे पेड़ों की कटाई हो गई, अति पशुचारण हो गया, निर्माण कार्य हो गया, खनन हो गया, अवैज्ञानिक कृषि होगी, और एक प्राकृतिक कारण है बाढ़। इन सब के कारण मृदा का अपरदन होता है। फिर हमने देखा कि मृदा अपरदन के कारक कौन से हैं? पवन, नदी, हिमनदी, और जो लहरें हैं, समुद्री लहरें, वो मृदा अपरदन के कारक होते हैं। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार की। ये जो आपकी वर्कशीट दी गई, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ दी गई है आज की इस वर्कशीट में। यहाँ पे जैसे मृदा अपरदन के प्रकार दिए गए, तो जहां प्रकार की बात है तो ये दो ही उसके प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? दो प्रकार होते हैं मृदा अपरदन के। ये जो पवन अपरदन है और गलत तरीके से जुताई है, ये तो हो गए कारक। और पवन अपरदन क्या हो गया? ये तो एक तरीका हो गया ना, पवन के द्वारा अपरदित होगा। फिर तो हम यहाँ पे जल अपरदन भी लिख सकते हैं, हिमनदी अपरदन भी लिख सकते हैं, तरंग अपरदन भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों मृदा अपरदन के प्रकार नहीं है, ये है कारण, ठीक। एक जो कारण मानवीय क्रिया है उसमें आ जाएगा, और ये जो है आपका एक एजेंट हो गया, ठीक। इन दोनों को आपको डिस्कस नहीं करना है, कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में भी ऐसा नहीं दिया गया। अब बात करते हैं मृदा अपरदन के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, अवनालिका अपरदन और परत अपरदन। चादर नहीं होता, परत अपरदन। जो आपकी एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज है वही हमें यूज करनी है। ये है अवनालिका अपरदन, अवनालिकाएं नहीं होती, अवनालिका अपरदन, और यह है आपका परत अपरदन। तो दो प्रकार का हो गया मृदा अपरदन। अवनालिका अपरदन क्या होता है? ये उन इलाकों में होता है जहां पर तेज बारिश होती है, या फिर बाढ़ आती है, या फिर तेज ढाल वाले इलाके होते हैं, वहां पर अवनालिका अपरदन होता है। वहां पर जब तेज बारिश होती है तो जमीन के ऊपर नालियां, खाइयां बन जाती है,
उसे बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ये एक तीव्र अपर्दन की प्रक्रिया होती है जिसको हम देख सकते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली की बात करोगे तो रोहिणी की साइड में ऊंचे रोड बने हुए हैं आसपास के इलाकों से, तो जब तेज बारिश आती है, नई रोड बने हुए, तो वहां पर खाइयां बन जाती है। वो कौन सा अपर्दन है? वो अवनालिका अपर्दन है। ऐसे ही अगर हम नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो खजूरी के आसपास जो रोड दिया गया है, ओके, तो वहां पर भी जो पुस्ता से होकर के रोड जाता है, तो रोड ऊंचा है, जब बारिश होती है तो कई बार वहां पे नालियां बन जाती है। वो क्या है? अवनालिका अपर्दन। चाहे आप बात करो साउथ दिल्ली की, तो वहां पर भी कुछ ऐसे नए जो रोड बने हैं तो वहां पे कटाव होता है, वो जरूर आपने देखे होंगे, चाहे आप दिल्ली के किसी भी कोने में रहते हो। तो जो खाइयां बनती है, इस तरीके का जो अपर्दन होता है, तेज गति से जो अपर्दन होता है, उसको बोलते हैं अवनालिका अपर्दन। ये अपर्दन आपको दिखाई देता है, सबको दिखाई देता है, यानी कि तेज अपर्दन है, और ये हम देख सकते हैं आसानी से। इससे जमीन खराब हो जाती है, ओके, क्योंकि वो खेती की उपयुक्त नहीं रहती। इस प्रकार के अगर बड़े लेवल के अपर्दन की बात करें तो चंबल घाटी के बेसिन में इस प्रकार की खाइयां बहुत ज्यादा दिखाई देती है, जिसके कारण हजारों एकड़ जमीन है वो खराब हो चुकी है, यानी कि वहां पर तेज बारिश होती है, उसके कारण वो जमीन में नालियां बन गई। ठीक, तो ये होता है अवनालिका अपर्दन। उसके बाद जो दूसरा अपर्दन दिया गया, जैसे ये तो अवनालिका अपर्दन हो गया, दूसरा क्या है? परत अपर्दन। चादर नहीं है, परत अपर्दन। ये परत अपर्दन क्या होता है? कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि घर के आसपास, अगर आप आउटर दिल्ली में रहते हो तो आपने घर के आसपास मिट्टी वगैरह डाली जाती है, ओके, डाली जाती है ना, कई बार डाल देते हैं घर के आसपास, या फिर रोड है उसके किनारे डाल दी। कुछ समय के बाद, 1 वर्ष के बाद, या हो सकता है 2 वर्षों के बाद, वो मिट्टी गायब हो जाती, दोबारा वहीं पे गड्ढा हो जाता है। मिट्टी कहाँ गई? अपर्दन हो गया। जाते देखा? नहीं देखा। ये परत अपर्दन है कि जब धीमी गति से मिट्टी है वो हवा के साथ उड़ जाती या फिर पानी के साथ बह जाती है, तो उसको बोलते हैं परत अपर्दन। यह आमतौर पे नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि बहुत धीमी प्रक्रिया है। धीमी प्रक्रिया ना, यानी कि एक परत है वो धीरे धीरे उड़ जाती है। हो सकता है कि वो आपकी चप्पल के साथ ही मिट्टी चली गई हो, तो वो भी अपर्दन है, ओके। तो ये परत अपर्दन है। तो दोनों में अंतर क्या है? अवनालिका अपर्दन है वो तीव्र अपर्दन है जो कि दिखाई देता है, जबकि जो परत अपर्दन है वो एक धीमी प्रक्रिया है जो कि दिखाई नहीं देता। अवनालिका अपर्दन है वो तेज बारिश वाले इलाकों में होता है, जबकि जो परत अपर्दन है वो शुष्क इलाकों या फिर जो कम बारिश वाले इलाके होते हैं वहां पर होता है। ठीक, तो ये हो गए मृदा अपर्दन के प्रकार। अब यहाँ पर पवन अपर्दन या खेत से जुताई के तरीके दिए गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। तो ये कुछ अलग नहीं है। पवन अपर्दन मतलब क्या है? जब पवन के द्वारा अपर्दन होता है, कहाँ होता है? शुष्क इलाकों में। कि जो शुष्क इलाके होते हैं या मैदानी इलाके जहां पे बारिश कम होती है, तो वहां पवन, तेज गति से पवन चलती है। आंधी आपने देखा होगा कि तेज जो धूल भरी आंधियां चलती है, राजस्थान में चलती है, हरियाणा में चलती है, पंजाब में आती है। तो धूल भरी आंधी है तो उसमें धूल आती है, कहां से आई? मिट्टी कहीं से उड़ा के लेके आए ना, तो वो क्या है? अपर्दन है, वो पवन के द्वारा होता है, तो उसको पवन अपर्दन बोल दिया। कुछ अलग नहीं है ये। ठीक, उसके बाद गलत तरीके से खेत की जुताई, ये कारण है, कारण में आएगा। जैसे हमने बात की थी कि अगर हम गलत तरीके से खेत की जुताई करते हैं, जैसे ये ढाल है, ठीक, अब ढाल है, ढाल के साथ ही अगर जुताई करेंगे तो इससे क्या होगा? अपर्दन तेजी से होगा। बारिश हुई, पानी इन्हीं नालियों से नीचे की तरफ आएगा, अपने साथ मिट्टी लेके गया, अपर्दन हो गया। अब इसको रोकने का क्या तरीका है? हम ढाल के विपरीत इनकी जुताई करें, तो इसका पानी यहीं रह जाएगा, इसका पानी यहीं रह जाएगा, इसका पानी यहीं रह जाएगा, अपर्दन है वो कम हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि जिससे अपर्दन को रोका जा सकता है। गलत तरीका हो तो इससे अपर्दन बढ़ भी सकता है। तो यहां हमने समझा कि मृदा अपर्दन क्या है, ओके, और ये किस कारण से होता है और ये कितने प्रकार का होता है। अब जो मृदा अपर्दन की बात करें तो मृदा एक महत्वपूर्ण संसाधन, आप सभी को पता है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय मतलब इसको हम बार बार उपयोग में लाते हैं ना, तो ये एक नवीकरणीय संसाधन है। और प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति की देन है। अब जो कुछ सेंटीमीटर मिट्टी है उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए हमें इसका संरक्षण करना बेहद आवश्यक है। यानी इसके अति उपयोग से जो निम्नीकरण या गुणवत्ता में गिरावट आती है उसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? इसका संरक्षण किया जा सकता है। यानी मुख्य तौर पर इसकी समस्या क्या है? समस्या मृदा अपर्दन। अब मृदा अपर्दन को रोक कैसे सकते हैं? कई सारे उपाय हो सकते हैं। पहला, हम जो भी कारण है उसके उल्टा कर देंगे, विपरीत कर देंगे, हो गए उसके रोकने के उपाय। जैसे पेड़ों की कटाई, उससे मृदा अपर्दन होता था, हम क्या करेंगे? पेड़ लगा देंगे, ओके। वनारोपण, यानी कि अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने चाहिए। इससे क्या होगा? बाढ़ वाले इलाकों में, तेज बारिश वाले इलाकों में, राजस्थान जैसे इलाकों में मृदा का अपर्दन है वो कम होगा। दूसरा, रक्षक मेखला। अब ये रक्षक मेखला क्या होता है? आपने अगर कभी राजस्थान में ट्रेवल किया, तो आपने ट्रेन के थ्रू अगर ट्रेवल किया तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े खेत होते हैं, खाली खेत होते हैं, और उसमें चारों तरफ मेड़ लगी होती है। किसकी? चाहे वो कांटेदार झाड़ियां हैं उनकी मेड़ लगी होती है, लाइन में पेड़ बने होते हैं। तो कई बार मेरे भी मन में आता था, जब स्टूडेंट था, एज ए स्टूडेंट, तो मैं सोचता था कि यहाँ कौन से खेत में तो कुछ बोया नहीं है और इतनी बड़ी बड़ी मेड़ लगा रखी, क्या फायदा हुआ? वैसे ही मत्थापच्ची की हुई है। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये रक्षक मेखला है।
रक्षक मेखला क्या होता है कि इससे जो शुष्क इलाके, क्योंकि वनस्पति कम है, तेज हवाएं चलती है, हवाएं बहुत ज्यादा तेज होती है क्योंकि वनस्पति नहीं है, तो तेज हवाएं वो एक खेत की मिट्टी को उड़ा करके दूसरे खेत में ले जाती है। उसको रोकने के लिए लाइन में पेड़ लगा दिए जाते हैं या फिर झाड़ियों के ऐसे रक्षक मेखला बना दी जाती है। इससे एक तो हवा की गति कम हो जाती है, दूसरी एक खेत की मिट्टी है वो दूसरे खेत में नहीं जाती। तो इससे भी शुष्क इलाकों में हम जो मृदा अपरदन है उसको रोक सकते हैं। तीसरा पट्टी कृषि, यहां पर जैसे बताया ना कुछ इस वर्कशीट में गड़बड़ है, तो पट्टी कृषि कुछ नहीं होता, यहां पे होना था सीढ़ीदार कृषि। ओके, सीढ़ीदार कृषि जिसको हम टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। सीढ़ीदार कृषि से भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। कहां पे किया जाता है? पर्वतीय इलाकों में। जैसे पर्वतीय इलाके ये ऐसे बना हुआ है। ओके, अब ये जो पर्वतीय इलाके हैं, अगर यहां पर हम सीढ़ीदार कृषि करें, जैसे यहां पर एक खेत बना दिया, यहां पे एक खेत बना दिया, यहां पे एक खेत बना दिया, यहां पे एक खेत बना दिया, इससे क्या होगा? यहां का पानी यहीं रुक गया, यहां का पानी यहीं रुक गया, यहां का पानी यहीं रुक गया, यहां का पानी यहीं रुक गया। इससे मिट्टी का कटाव कम हो जाएगा। ओके, हो गया ना, खेती भी हो गई, मिट्टी का कटाव भी कम हो गया। तो एक ये तरीका है जो पर्वतीय इलाके वहां पर अपनाया जा सकता है, इससे भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। उसके बाद है समोच्च जुताई। समोच्च जुताई मतलब ढाल के विपरीत जुताई। ऐसे अगर जुताई करेंगे तो इससे भी मिट्टी कटाव को रोका जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो पशुचारण है, अति पशुचारण है, उससे क्या हो रहा है? मिट्टी अपरदन हो रहा है ना, मृदा अपरदन। तो क्या करेंगे? पशुचारण को नियंत्रित करना चाहिए। खनन से मृदा अपरदन हो रहा है तो क्या करेंगे? खनन को नियंत्रित किया जाना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट जो तरीका है मृदा के संरक्षण का या मृदा अपरदन को रोकने का, वो है बांध, डेम्स। ठीक, डेम्स बनाए जाए। डेम्स बनाएंगे, अगर बांध बनाएंगे तो क्या होगा? जब डेम बनाया जाएगा तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसा नहीं कि 100% रुक जाएगी, लेकिन संभावना कम हो जाएगी। और जब बाढ़ आती है तब बड़े पैमाने पर मृदा का अपरदन होता है, उसको रोका जा सकता है। तो हमें अधिक से अधिक बांध भी बनाने चाहिए। ये कुछ उपाय है जिससे हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं और मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 3 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, मृदा संरक्षण के कुछ उपायों पर अपने विचार लिखिए, यानी कि हमें कुछ उपाय बताने हैं। ठीक, अगर आपको डिटेल में लिखना तो आप डिटेल में भी लिख सकते हो। हम सिर्फ यहाँ पर उपाय डिस्कस करेंगे कि मृदा संरक्षण के कई सारे उपाय हो सकते हैं। पहला, अधिक से अधिक हमें पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक हमें वृक्ष लगाने चाहिए। दूसरा, रक्षक मेखला हम लगा सकते हैं, यानी खेत के चारों तरफ मेड़बंदी की जा सकती है। तीसरा तरीका, सीढ़ीदार कृषि की जा सकती है पर्वतीय इलाकों में, इससे भी मृदा अपरदन पर रोक लगेगी। इसके साथ समोच्च जुताई करना, यानी ढाल के विपरीत हमें जुताई करनी चाहिए। बांध बनाना, यानी बांध अगर बनाएंगे तो बाढ़ आने की संभावना कम हो जाएगी, इससे भी मृदा का संरक्षण होगा। इसके साथ साथ अति चराई और खनन है उसको नियंत्रित करके, यानी कि प्रॉपर वे से मैनेज तरीके से ये दोनों कार्य किए जाने चाहिए। इससे मृदा अपरदन है उस पर रोक लगेगी और मृदा का संरक्षण होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया इस वर्कशीट में, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया, मृदा अपरदन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी मृदा अपरदन है कितने प्रकार का होता है? तो मृदा अपरदन है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक, पहला परत अपरदन और दूसरा अवनालिका अपरदन। परत अपरदन क्या है कि जब मिट्टी की ऊपरी परत धीमी गति से एक स्थान से बह या उड़ जाती है तो उसे बोलते हैं परत अपरदन। आमतौर पे ये नंगी आंखों से, या जैसे नंगी या किसी आंखों से देखो भाई दिखाई नहीं देगा। ठीक, क्योंकि धीमी प्रक्रिया, जैसे गांव में अगर रहते तो आपको बहुत अच्छे से पता होता कि गांव में आमतौर पे छतें हैं, वैसे तो पक्की होती है लेकिन ऊपर से पक्की नहीं होती। उसके ऊपर कुछ वर्षों के बाद, 2-3 वर्षों के बाद मिट्टी डाली जाती है। पहले वाली मिट्टी कहाँ जली जाती है? उड़ जाती है। उड़ते हुए कोई देखता है? नहीं देखता है। वो धीमी गति से उड़ जाती है या फिर पानी के साथ बह जाती है, वो परत अपरदन होता है। ठीक, कम ढाल वाले, कम बारिश वाले इलाकों में ऐसी प्रक्रिया होती है और ये धीमी प्रक्रिया है। दूसरा होता है अवनालिका अपरदन, कि तेज बारिश या तीव्र ढाल वाले इलाकों में भूमि पर जब तेज बारिश आती है तब खाइयां बन जाती है, नालियां बन जाती है। ओके, तो वो होता है अवनालिका अपरदन। ये तीव्र गति से होता है, विजिबल होता है। जैसे मैंने बताया कि दिल्ली के किसी कोने में जहां पे ऊंची रोड बनी है, आप देखोगे बरसात के दिनों में जब पानी आता है तो वहां पर नालियां, खाइयां बन जाती है, वो क्या है? अवनालिका अपरदन है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा हमारा जो प्रश्न दिया गया, आपके आसपास जिन कारणों से मृदा अपरदन होता है उनकी एक सूची बनाइए। तो यहां पर हम दिल्ली के आसपास की बात करेंगे। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीकों से मृदा अपरदन हो सकता है, लेकिन दिल्ली में जो आप देखते हो, एक तो निर्माण कार्य से मृदा अपरदन होता है। जब निर्माण कार्य किया जाता है तो भूमि की खुदाई वगैरह होती है, मिट्टी मुलायम हो जाती है तो हवा के साथ उड़ जाती है, फिर ढाल हो तो पानी के साथ बह जाती है। दूसरा, वन उन्मूलन, की दिल्ली में देखते हो कि पेड़ वगैरह नहीं रहे, मतलब है लेकिन उतनी नहीं है जितनी की पहले होती थे, आउटर दिल्ली में गायब से हो गए। तो ये भी एक बड़ा कारण है मृदा अपरदन का, जिसके कारण मिट्टी है वो मुलायम रहती है, जड़ों से एक तरीके से वो जकड़ी नहीं रहती,
तो आसानी से ढाल के साथ वो बह जाती है। तीसरा, वनस्पति का अभाव भी पाया जाता है। कहाँ पर पार्क रह गए, कहाँ पर सड़कों के किनारे पेड़ दिखाई देते हैं, तो इसके कारण भी यहाँ पर अपने आसपास के इलाकों में इन्हीं 3 कारणों से मृदा अपरदन होता है। तो यही हमें लिखना है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान इंपॉर्टेंट वर्कशीट। ये जो आपका पहला चैप्टर है, संसाधन एवं विकास, ये चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, सिंगल वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, ईयरफोन लगा करके देखिएगा, ये चैप्टर आपको लाइफ टाइम याद रहेगा बहुत अच्छे तरीके से। जब आप ये चैप्टर देख लो तो उसके बाद एमसीक्यूज भी हमने डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आपके टर्म 1 और आपका जो एनटीएससी का एग्जाम है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसको देख लीजिएगा, बस चैप्टर खत्म, यानी कि 1.5 घंटे का सारा खेल है ये। आज की वर्कशीट अगर आपको अच्छी लगी, ठीक से समझ में आया, मतलब ठीक से अच्छे से समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।